हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे भारत के संविधान के स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और भारत के संविधान के फीचर्स क्या हैं, ठीक है ना, उसके करेक्टर्स क्या हैं, ठीक है। और बोरोव्ड फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमने हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसे हमने कहाँ कहाँ से लिया है। ठीक है गाइस, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं आगे। और फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और 100% गारंटेड है कि इसमें से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कंस्टिट्यूट असेंबली की। ठीक है ना, कंस्टिट्यूट जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, कंस्टिट्यूट असेंबली, ठीक है, कि कब और कैसे कंस्टिट्यूट असेंबली का निर्माण हुआ, कैसे ये आइडिया हम लोगों के दिमाग में आया, हम इंडियंस के दिमाग में कि हमें कंस्टिट्यूशन असेंबली बनानी चाहिए, हमें संविधान लिखना चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक है, द कंस्टिट्यूट असेंबली वॉज कंस्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, इसको सेटअप किया गया नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान इन 1946। यानी कि जो स्कीम फॉर्मुलेट की गई थी कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत, ठीक है, उसको मद्देनजर रखते हुए नवंबर 1946 में कंस्टिट्यूट असेंबली को यानी कि संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, अब देखते जानते हैं कि जो कैबिनेट मिशन प्लान था, इसके अंदर क्या कहा गया था कि इसके अंदर दो तीन बातें लिखी गई थी। ठीक है, जो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो पहला ये था कि द यूनियंस ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत एक यूनियन है यानी कि भारत अखंड है, एकता, भारत एकता से भरपूर है। ठीक है, और साथ ही साथ सेकेंड थिंग इज दैट कि उसमें एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की बात कही गई थी। ठीक है, कि हमें एक इंटरिम गवर्नमेंट अब बना लेनी चाहिए। ठीक है, थर्ड थिंग इज कि कैबिनेट मिशन प्लान में बोला गया था कि भारत के भविष्य के लिए, भारत के आने वाले कल के लिए हमें एक संविधान सभा का गठन करना चाहिए, हमें संविधान बनाना चाहिए। ठीक है, तो वहां से ये बात उठी थी और जाके नवंबर 1946 को, ठीक है, तो एक संविधान सभा का गठन कर दिया गया था। ठीक है, जिसके टोटल मेंबर्स जो थे वो थे 389 और मेंबर्स जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड किए गए थे फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया इज 296 और जो मेंबर्स नॉमिनेटेड किए गए थे प्रिंसली स्टेट से वो थे 93। प्रिंसली स्टेट यानी कि उस वक्त भी कुछ स्टेट्स ऐसे थे जहां पे युवराज राजा हुआ करते थे या राजकुमार हुआ करते थे। ठीक है, तो वहां पे मतलब कि अंग्रेजों का शासन चलता ही था, लेकिन वो क्या करते थे कि उनको वो अंग्रेजों की अथॉरिटी मानते थे और उनके अकॉर्डिंग वो राज्य चला रहे थे। ठीक है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कंस्टिट्यूट असेंबली, जो पहली मीटिंग हुई थी कंस्टिट्यूट असेंबली की, सॉरी, वो थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, मुस्लिम लीग बाइकॉटेड द कंस्टिट्यूट असेंबली, मुस्लिम लीग ने बाइकॉट किया था, उन्होंने ठीक है, इस कंस्टिट्यूट असेंबली में आने से इनकार कर दिया था। ठीक है, जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे असेंबली के वो कौन थे, डॉक्टर, यानी कि अस्थाई जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद, और जो परमानेंट स्थायी तौर पर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यही भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे असेंबली के, वो थे एससी मुखर्जी। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द असेंबली सर बी एन राव, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे असेंबली के। ठीक है, सर बी एन राव। ठीक है, जो मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए थे ब्रिटिश इंडिया से वो 296 थे। अब मैं आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब बता देती हूँ, उसमें डिफरेंस क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, जैसे कि हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर के चुनाव होते हैं, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है कि जिसमें हम यानी कि द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग जो कि वोट देके अपनी पूरे होश और हवास में मतलब सोच विचार के कि कौन बंदा इस लायक है कि जो देश का राजा बन सकता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, हमारे देश को विश्व में रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए भारत की पूरी जनता वोट देती है। ठीक है, और हर एक मनुष्य, हर एक जनता के हर वोट की वैल्यू है, अपनी वैल्यू है,
और इक्वल वैल्यू है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर प्रेसिडेंट ने वोट दिया तो उसकी वैल्यू का क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है और एक नॉर्मल कॉमन पीपल ने वोट दिया तो उसकी वैल्यू कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो वो चीज क्या होती है कि जब भारत की जनता अपने किसी प्रतिनिधि को चुन करके संसद तक पहुंचाती है तो यानी कि वो क्या है, डायरेक्टली इलेक्शन, यानी कि जनता से चुन के आ रहे हैं। और इनडायरेक्टली इलेक्शन जैसे कि प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, ठीक है, कि हमने हमारे द्वारा चुने हुए लोग, यानी कि हम जो पब्लिक है उनने जिन लोगों को चुन रखा है, संसद में बिठा रखा है, लोकसभा में, राज्यसभा में या विधानसभा में, ठीक है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, जब वो लोग आपसी सहमति से आपस में, ठीक है, वोट डाल के किसी दूसरे बंदे को चुनते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक एज अ प्रेसिडेंट चुनाव, वो इनडायरेक्टली होता है। वो चुनाव कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं या उन लोगों का ही वोट पड़ता है उसमें, लोकसभा के सांसद हैं या एमपीज हैं या राज्यसभा के एमपीज हैं या स्टेट गवर्नमेंट के हैं, ठीक है, चीफ मिनिस्टर्स हैं या स्टेट गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उन लोगों के वोट के द्वारा जो बंदा चुन करके जो रिस्पेक्टिव पोजीशन है वहां पे बिठाया जाता है, तो वो इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इलेक्शन का मतलब क्या है, कि कैसे लोगों को चुना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है इंपॉर्टेंट कमिटीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट कमेटी और चेयरमैन, ठीक है। कमेटी यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, जिन्हें हमारे संविधान का पिता कहा जाता है, ठीक है। फ्लैग कमेटी, जिसके चेयरमैन कौन थे, जेबी कृपलानी, ठीक है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यानी कि प्रोविंशियल का मतलब है प्रांतीय, ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग है प्रांतीय। प्रांतीय का मतलब क्या होता है कि वो इलाके जो कि कनेक्टेड हैं, जो कि पार्ट से हैं इंडिया के, यानी कि कनेक्टेड विद द पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के पार्ट से कनेक्टेड है लेकिन कैपिटल, यानी कि कैपिटल के आउटसाइड के इलाके हैं, ठीक है, उनको प्रांतीय बोला जाता है, प्रोविंशियल, ठीक है। तो उसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यूनियन पावर कमेटी, उसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज इज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। एंड स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, उसके थे इलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के कितने मेंबर्स थे, कौन कौन लोग इसमें थे, ठीक है। हम बात करते हैं सबसे पहले कि इट कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे वो 7 थे, ठीक है। पहले कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि चेयरमैन थे। मैंने अभी आपको बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है, ठीक है। दूसरे और कौन थे, एन गोपाला स्वामी अय्यनगर, इलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउल्लाह एंड माधवा राव, ठीक है, टी टी कृष्णामाचारी, ठीक है। तो ये 7 लोग थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी में मौजूद थे, यानी कि जो ड्राफ्ट बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इन अ लॉन्ग टाइम ऑफ 2 years 11 months एंड 18 days, यानी कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन विश्व का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इसको फ्रेम्ड करने में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को बहुत लंबा समय लगा था, जो कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन का है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, यानी कि भारत ने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया था भारत के द्वारा। तो 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या आता है, प्रिम्बल, ठीक है, क्या क्या चीजें थी, 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल। जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो तब उस वक्त 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन अब टिल डेट तक, अभी तक ये इंक्रीज होके 447 आर्टिकल्स, यानी कि 447 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल, यानी कि 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं प्रिम्बल, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रिम्बल, इट्स अ इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है।
प्रिम्बल का हिंदी मीनिंग है प्रस्तावना, ठीक है, कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना क्या है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ठीक है, हम थोड़ी सी बात करते हैं कि प्रस्तावना क्या है इसकी। ठीक है, इसमें बोला गया है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि हम जो भारतवासी हैं, ठीक है, हम भारत के लोग, यानी कि संविधान जिनसे बना है और जो इस संविधान के स्रोत हैं, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारतवासी जो कि इंडिया को सोवरेन, यानी कि इंडिया को एक संप्रभुत्व, सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक देश, ठीक है, बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को जस्टिस, यानी कि जस्टिस, उन्हें एक इक्वल जस्टिस देना, यानी कि न्याय सबके लिए समान होगा, उन्हें एक इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, यानी कि उन्हें आजादी दी जाए, सोचने की आजादी, उन्हें एक्सप्रेस करने की आजादी, उन्हें बिलीव करने की आजादी, यानी कि किस भगवान को वो मानते हैं उसकी आजादी, किस धर्म को वो मानते हैं, ठीक है, उपासना करने की स्वतंत्रता दी जाए, इक्वल स्टेटस हो, यानी कि हर इंसान का एक इक्वल, एक समान प्रतिष्ठा होगी, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी, एक समान अवसर प्रदान किया जाएगा, ठीक है ना, हर एक इंसान की डिग्निटी को मेंटेन किया जाएगा, यानी कि उसकी गरिमा का ध्यान रखा जाएगा, और राष्ट्र की एकता को ध्यान में रखते हुए अखंड भारत को सुनिश्चित किया जाएगा। अखंड भारत यानी कि वो भारत जिसका कभी खंडन ही नहीं हो सकता, वो खंडित ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारी प्रिम्बल है, यानी कि प्रस्तावना है, ठीक है गाइस। इसको, ठीक है, जो मैंने अभी बोला है वो आप नोट कर लीजिए चाहे तो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आता है प्रिम्बल क्या है, ठीक है। इट केम इनटू द फोर्स 26 जनवरी 1950 एंड सेलिब्रेटेड एज अ रिपब्लिक डे, यानी कि भारत में जब इसको लागू किया गया वो दिन था 26 जनवरी 1950, तब से हम उसको 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला फीचर क्या है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है ना। विश्व में ऐसा कोई दूसरा संविधान ही नहीं बना है जिसमें जिसे इतना ज्यादा लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे ज्यादा लिखित बड़ा संविधान किसका है, तो वो भारत का है, और जो कि लिखा गया है। और संविधान के अंदर क्या आता है, इसमें प्रिम्बल आता है, ठीक है, प्लस इस लिखित कॉन्स्टिट्यूशन में आपके फंडामेंटल राइट्स आ गए, प्लस फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है गाइस। यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करता है आपके प्रिम्बल को, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को एंड फंडामेंटल ड्यूटीज को। अब देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि भारत का संविधान कठोर भी है और लचीलेपन का संयोजन है, फ्लेक्सिबल भी है और कठोर भी है, हार्ड भी है। यानी कि फ्लेक्सिबल कैसे है, क्योंकि भारत के संविधान को हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, यानी कि पार्लियामेंट के पास, भारत के संसद के पास इतना अधिकार है, ठीक है, कि वो आर्टिकल 368 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत, ठीक है, भारत की आर्टिकल 368 के तहत भारत की जो पार्लियामेंट है, यानी कि संसद है, उसके पास इतना राइट है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कि भारत के संविधान को अमेंड कर सकती है। तो इसलिए बोला गया है कि वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। इमरजेंसी पावर, यानी कि इमरजेंसी, आपातकालीन का भी प्रावधान है। और गाइस, ये जो आपातकालीन की जो पावर होती है वो हमारे देश के राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है ना। तो यानी कि आपातकाल 3 स्थिति में लग सकता है, या तो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, ठीक है, और दूसरा कि देश के अंदर ही गृह युद्ध छिड़ गया हो, या किसी बाहरी देश से हमारा युद्ध छिड़ गया और हमारे हालात बिगड़ रहे हैं देश के, तो तब उस वक्त आपातकाल घोषित किया जा सकता है। या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट है जो कि भारत के संविधान के अनुसार अपनी शासन नहीं कर रही है, तो जो वहाँ के उस वक्त जो राज्यपाल होंगे वो एक लिखित में भारत के राष्ट्रपति को बोल सकते हैं कि यहाँ की जो सरकार है, राज्य सरकार है, वो भारत के अकॉर्डिंग, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। तो उस वक्त तो ठीक है, तो उस वक्त इमरजेंसी लग सकती है। अब है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बाइस, यानी कि
संघीय प्रणाली के साथ एकात्मक पूर्वाग्रह। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, वो आपस में मिल करके वर्क करती है। फेडरल का मतलब क्या है, संघीय, यानी कि सबको साथ में लेके चलना। तो यानी कि इसमें पावर जो की दी गई है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन डिसेंट्रलाइज की गई है। केंद्र सरकार को भी दी गई है और साथ में राज्य सरकार को भी दी गई है। केंद्र सरकार केंद्र में शासन करे, राज्य सरकार राज्यों को चलाए और आपस में विचार विमर्श से सलाह मशवरा होता रहेगा। ठीक है, जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, वो भी फेडरल स्कीम की तरह ही आता है। फॉर हिंदी में बोले तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो विधायिका के बीच में पावर यानी कि शक्ति जो है उसका विभाजन किया गया है। ठीक है, अब है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी कि संसदीय प्रणाली। ठीक है, भारत में जो सरकार है वो संसदीय प्रणाली से चलती है। यानी कि संसदीय प्रणाली के अंदर हमारा क्या क्या आता है, लोअर हाउस, ठीक है, अपर हाउस, ठीक है, और हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट। ठीक है, संसद के 3 पार्ट्स हैं, प्रेसिडेंट, लोअर हाउस यानी कि लोकसभा, अपर हाउस यानी कि राज्यसभा। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमारी पार्लियामेंट के अंदर आती हैं। अब है इंट्रीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी कि एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, यानी कि भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, उसमें कार्यपालिका का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा। यानी कि जो भी डिसीजन न्यायपालिका लेगी वो उसके अपने इंडिपेंडेंट होंगे, उसमें कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। और आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, जिसका डिसीजन सर्वमान्य होता है, यानी कि वो जो निर्णय लेते हैं उसे हर भारतवासी को मानना होता है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी संरचना क्या है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल करती हूँ। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ अ पार्लियामेंट्री एंड सोवरेनिटी और जुडिशियल सुपरमेसी। ठीक है, संसदीय संप्रभुत्वता यानी कि संसद की संप्रभुत्वता, साथ ही साथ न्यायपालिका वर्चस्व का संश्लेषण। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, ठीक है, उसके पास इतनी पावर है, आर्टिकल 13, ठीक है, आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 13 हो गया, आर्टिकल 32 जिसको भारत की आत्मा कहा जाता है। ठीक है ना, ये बात बोली थी द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संविधान की आत्मा, जो आर्टिकल 32 को बोला जाता है, जो ये बात बोली थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है गाइस, और आर्टिकल एक है 136। तो यानी कि इन 3 आर्टिकल के तहत, ठीक है, न्यायिक समीक्षा का हक किससे है, सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है ना, यानी कि जुडिशरी को है। तो ठीक है, और इसके तहत क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है कि वो रद्द कर सकता है संसद के किसी भी कानून को, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक बताकर। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने बताया कि संसद के पास भी एक पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को, भारत के संविधान को में संशोधन ला सकते हैं आर्टिकल 368 के तहत। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में हर किसी को कुछ ना कुछ पावर दी गई है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा साइलेंट फीचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है बेसिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की सर्वोच्चता, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, हर किसी को संविधान, जो भी भारतवासी है उसे संविधान को मानना जरूरी है। यानी कि जो भी रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे, लॉज आएंगे, जो कुछ भी देश में होगा वो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता है और ना ही आप उसके खिलाफ जा सकते हैं। ठीक है, द रिपब्लिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि सरकार का रिपब्लिकन रूप। ठीक है, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट मीन्स कि ये जो सरकार यानी कि केंद्र में जो सरकार बनती है वो पब्लिक के द्वारा चुन करके ही जाती है, इसलिए उसे बोला गया है कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता, इसका मतलब यह है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, यानी कि भारत ऐसा देश है जिसका कोई धर्म नहीं है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो उसका धर्म क्या है, उस देश का इस्लाम। अगर मैं सऊदी अरब, सोचो दुबई की गल्फ कंट्रीज की बात करूं तो वहां का धर्म क्या है, वो इस्लामिक कंट्री है, उन्हें संबोधित किया जाता है कि इस्लामिक कंट्रियां। ठीक है, उन्हें ऐसा बोला जाता है ना। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसका कोई धर्म नहीं है, यहाँ पे हर इंसान को आजादी है
कि वो अपने हिसाब से अपने धर्म को मान सकते हैं, उसकी उपासना कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, और कोई भी इंसान किसी भी दूसरे इंसान के साथ उसके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि भारत सारे धर्मों को अपनाता है। यहाँ पे जैन भी हैं, बौद्ध हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, फारसी हैं, अनेक धर्म के लोग मिल जाएंगे आपको। ठीक है, फेडरल कैरेक्टर यानी कि संघीय और संयुक्त चरित्र। ठीक है, इसमें क्या आता है कि भारत का जो डिसेंट्रलाइज है, यानी कि पावर जो है डिसेंट्रलाइज है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, जो अथॉरिटी दी गई है उसको, पावर को, सिर्फ ऐसा नहीं कि सेंटर के पास ही पावर है, स्टेट में, राज्य में राज्य सरकारें काम करेंगी। ठीक है, और केंद्र में केंद्र सरकार काम करेगी। बाकी जो स्कीम्स हैं केंद्र से आ रही हैं वो कैरी फॉरवर्ड होके आएंगी राज्य में। ठीक है, सलाह मशवरा चलता रहेगा। ठीक है, एंड सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री यानी कि देश की संप्रभुत्वता। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि ऐसा देश जो किसी दूसरे देश के प्रभाव से मुक्त हो, यानी कि ठीक है, अपने सभी निर्णय लेने के लिए भारत फ्री है, कंप्लीटली फ्री है, उसमें किसी भी देश का कोई रूल्स नहीं लगता है, और ना ही किसी बाहरी शक्ति को इतना हक है कि वो हमारे देश के अंदरूनी निर्णय में कोई हस्तक्षेप करे। ठीक है गाइस, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी कि संसदीय लोकतंत्र, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, हम इसकी बात करें तो लोकतांत्रिक देश, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर जनता अपने प्रतिनिधि को खुद चुनती है, यानी कि वोटों के जरिए हम एक काबिल इंसान को अपना प्रतिनिधि बनाते हैं, उसे चुनते हैं, उसे संसद तक पहुंचाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर वोटों के, हर किसी के वोटों के माध्यम से हम उसका सिलेक्शन करते हैं और सभी के वोटों को बराबर महत्व दिया जाता है। ठीक है ना, अब है फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीज, यानी कि फंडामेंटल राइट्स आपको पता है कि मौलिक अधिकार। ठीक है ना, तो पहले हमारे यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स है ओरिजिनली 7 थे, लेकिन आप कट करके हटा दिया गया है एक राइट को, अब ओनली 6 हो गए हैं। ठीक है, तो जो राइट था वो क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, अब उसको आर्टिकल 300 ए के अंदर डाल दिया गया है। ठीक है ना, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो आर्टिकल 300 ए में आता है। ठीक है गाइस, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका मतलब ये है कि इसमें जो स्टेट्स हैं, ठीक है ना, इसका एम ये है कि एक ग्रेटर सोशल और एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेके आना। ठीक है, ये एज अ गाइडर काम करेगा, यानी कि गाइड करेगा स्टेट को, ताकि तो वो लॉज और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर सके, हेल्प करेगा कि वो रिड्यूस कर सकें जो पॉवर्टी है, ठीक है ना, गरीबी है, उसे बहुत मतलब कि काफी हद तक रिड्यूस कर सकें, एलिमिनेट कर सकें, हटा सकें। जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि जो सोशल बुराइयां हैं उनको हम हटा सकते हैं। ठीक है ना, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300 ए, वहां अभी इसको वहां पे लेके आया गया, और फंडामेंटल राइट सिर्फ 6 ही बचे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं द सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कहाँ कहाँ से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिया है। सबसे पहले 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, यानी कि फेडरल स्कीम, संघीय योजना, तो मैंने आपको बता ही दिया फेडरल स्कीम के 2 पार्ट्स हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, तो पावर जो है उसको डिसेंट्रलाइज किया गया है। ठीक है, पावर को क्या किया गया है, डिसेंट्रलाइज किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र के पूरे भारत का कार्यभार संभालेगी, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो अपने स्टेट को संभालेगी। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी पावर, आपातकालीन की घोषणा। ठीक है, और दूसरा फिर नेक्स्ट है अध्यादेश, यानी कि ऑर्डिनेंस पास करना, उसे परिभाषित करना, और जो प्रेसिडेंट की पावर है, प्रेसिडेंट की क्या पावर होगी, गवर्नर की क्या पावर होगी। ठीक है, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, पावर ऑफ फेडरल जुडिशरी, यानी कि संघ न्यायालय की पावर। ठीक है, उसकी क्या क्या मतलब अथॉरिटी होगी, क्या क्या दिया जाएगा उसे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि शासन प्रबंध, सेंटर और स्टेट लेवल में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या लिया, ये तो हमने लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। अब हमने यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया, पार्लियामेंट्री
सिस्टम यानी कि संसदीय प्रणाली को हमने यूके से लिया है। मैंने आपको बताया कि संसदीय प्रणाली में क्या क्या आता है, लोकसभा, इसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। बाई कैमरल पार्लियामेंट, द्विसदनीय संसदीय व्यवस्था, यानी कि आपको पता है, ठीक है ना, पार्लियामेंट जिसमें कि लोअर हाउस है, ठीक है, लोअर हाउस है और अपर हाउस है, यानी कि पार्लियामेंट लोअर हाउस एंड अपर हाउस। तो यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा जिसको अपर हाउस बोलते हैं और लोकसभा जिसको लोअर हाउस बोलते हैं। तो द्विसदनीय संसदीय व्यवस्था है। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्री परिषद जो कि प्राइम मिनिस्टर के नीचे वर्क करते हैं। एंड ऑफिस ऑफ सीएजी, सीएजी यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की सरकार के जो भी खर्चे होते हैं, ठीक है, राज्य सरकारों के, भारत की सरकार के, इवन सारे अकाउंट्स, यानी कि भारत के हर एक नागरिक के अकाउंट का लेखा जोखा इनके पास होता है, ठीक है। इन्हें सब पता होता है कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या ब्लैक मनी है, क्या व्हाइट मनी है, कहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब है रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, ये भी हमने यूके से लिया है, ठीक है। रिट यानी कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो कि कोर्ट से पास होता है। ये लॉ ऑफ कोर्ट हम इसे कह सकते हैं। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो कि कोर्ट देती है। इसमें हमें ये बताया जाता है कि ये बोला जाता है, ये हमें ये क्या कहता है कि दैट यू विल बी इन्वॉल्व्ड इन द लीगल प्रोसेस, कि आप इन्वॉल्व्ड हैं लीगल प्रोसेस पे, और एक्सप्लेन व्हाट यू मस्ट डू, कि आपको क्या करना है, ठीक है ना। रूल्स ऑफ लॉ ये भी हमने यूके से लिया। अब हम ये देखते हैं हमने यूएसए से क्या क्या लिया। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको बताया भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है विश्व का, लिखित संविधान, ठीक है, ये हमने यूएसए से लिया। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट यानी कि देश की सबसे बड़ी अदालत, जहां का फैसला सर्वमान्य होता है, भारत के हर नागरिक को मानना पड़ता है, ठीक है। प्रेसिडेंट एज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो क्या होंगे कि एग्जीक्यूटिव हेड होंगे स्टेट्स के। इम्पीचमेंट यानी कि दोषारोपण ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट पे कैसे दोषारोपण किया जाए, ठीक है, कैसे उन्हें दोषी साबित किया जाए और कैसे रिमूवल किया जाए, हटाया जाए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को। वाइस प्रेसिडेंट जो कि चेयरमैन होंगे राज्यसभा के, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी, यानी कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि भारत के जो न्यायपालिका है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि कार्यपालिका का उसमें एग्जीक्यूटिव्स का उसमें, ठीक है, जुडिशरी में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, उसके खुद के डिसीजंस होंगे, वो इंडिपेंडेंटली डिसाइड करेगी कि उसे क्या करना है न्यायपालिका को, ठीक है। अब हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है ना। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है कि कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें कि आपके सेंट्रल के भी ये इंक्लूड करती है वो सारे सब्जेक्ट्स को जो कि पावर देते हैं स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी स्टेट गवर्नमेंट को भी, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि कौन कौन से, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, इसमें लॉज, जो लॉज इंप्लीमेंट होते हैं वो इसमें आते हैं। टैक्सेस को लेके जो लॉज बनते हैं, एजुकेशन को लेकर के, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ एनिमल, फॉरेस्ट को लेकर के, क्रिमिनल लॉ या पॉपुलेशन को लेकर के, ठीक है ना। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है, मतलब कि एडवाइस चलती रहेंगी और किस तरीके से सेंट्रल से जो स्कीम्स आएंगी, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो एक रिलेशन मेंटेन करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो एक अच्छा रिलेशन होना बहुत जरूरी है। जब उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन होगा, ठीक है, दोनों सरकारों के बीच में, तभी तो जो भी स्कीम्स केंद्र सरकार निकालेगी तो राज्य सरकार इम्प्लीमेंट करेगी। या कोई फाइनेंशियली एड मांगना हो, कोई हेल्प चाहिए हो, जैसे कभी बहुत सारे डिजास्टर्स होते हैं, कभी तूफान आ जाता है, कभी अकाल पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, ठीक है ना, तो इन सब चीजों के लिए, ठीक है। और कॉपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब भी वही है कि आपका, ठीक है, राज्य मतलब कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर्स, ठीक है ना, ये सारे लोग आपस में मिल करके वर्क करते हैं, ठीक है। फेडरलिज्म में वही आता है। जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि दो हाउस ऑफ पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग, कि राज्यसभा और लोकसभा की जॉइंट सिटिंग भी हो सकती है, जॉइंटली बैठ करके वो किसी मुद्दे पर डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था।
आगे बढ़ते हैं। यूएसएसआर से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूएसएसआर, ठीक है, यानी कि मौलिक कर्तव्य। और वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मन से हमने क्या लिया है, सस्पेंशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी के दौरान, ठीक है, जब भारत में इमरजेंसी लग जाएगी तो आपके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है ना, उस वक्त वर्क नहीं करेंगे। बैलेट सिस्टम, ये भी हमने कहाँ से लिया है, जर्मन से, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मन। बैलेट सिस्टम यानी कि जब हम वोट देते हैं तो पहले क्या होता था कि एक बैलेट पेपर आता था जिसमें हर एक पार्टी के सिंबल्स बने रहते थे, तो आपको अपने अकॉर्डिंग आप जिसको वोट देना चाहते हैं आप अपनी इच्छा के अनुसार उस पर ठप्पा मारते थे। लेकिन अभी ईवीएम मशीन आ गई है तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी सिंबल्स बने होते हैं, बस आपको उसमें प्रेस करना होता है हर सिंबल के आगे आपको जिसको वोट देना होता है, तो वो वाला सिस्टम हमने यहाँ से लिया था। कनाडा से हमने क्या लिया था, फेडरल सिस्टम, यानी कि संघीय सिस्टम हम कह सकते हैं, जिसमें कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, डिसेंट्रलाइजेशन होगा पावर का, यानी कि एक बंदे के पास पावर नहीं रहेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही नहीं रहेगी, वो स्टेट गवर्नमेंट को देगा, स्टेट गवर्नमेंट भी आगे डिसेंट्रलाइज करेगी। लोकल गवर्नमेंट होती है, डिस्ट्रिक्ट्स में होती हैं, ठीक है ना, गाँव में होती हैं, आजकल तो ग्राम प्रधान होते हैं, ठीक है ना, और पंचायत गृह होते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये इसके अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेसिड्यूरी पावर, ठीक है ना, रेसिड्यूरी पावर, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि ये वो एक तरह की पावर है जिसे कि केवल विच कैन बी मेड बाय द पार्लियामेंट ओनली, ये केवल पार्लियामेंट ही बना सकती है, और पार्लियामेंट के पास ये एक्सक्लूसिव पावर होती है कि वो कोई भी लॉ बना सकती है किसी भी मैटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। इस पावर के तहत वो कोई भी लॉज बना सकती है किसी भी मैटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। उसके पास इतनी पावर होती है कि वो लॉ बना के उसको इम्पोज भी कर सकती है, लाइक टैक्स के ऊपर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि उसको इन चीजों को मेंशन करने की कहीं पे जरूरत है, ठीक है, नॉट मेंशन इन आइदर दोज ऑफ द लिस्ट, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा, ठीक है ना, गवर्नर जो कि स्टेट में होते हैं। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने कनाडा से ली हैं। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया, द प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि भारत के संविधान में संशोधन कैसे लाए जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 368 के तहत, ठीक है ना, आर्टिकल 368 के तहत, यानी कि पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशंस को, यानी कि भारत के संविधान को संशोधित कर सकती है। इसीलिए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल संविधान, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। और इसीलिए इसी वजह से भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी कि जीवित संविधान। हम इसे क्या बोलते हैं, लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जीवित संविधान, ठीक है। और इलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ अ राज्यसभा, ये भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया था, ठीक है, कि राज्यसभा में कैसे इलेक्शन होगा मेंबर्स का, जो भी मेंबर्स होंगे राज्यसभा में। एक बात बता दूं कि जो भी मेंबर्स राज्यसभा में इलेक्टेड होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं हम, ठीक है, इनडायरेक्टली। और एक चीज और बता दूं कि राज्यसभा के जो मेंबर्स की संख्या होती है वो 250 होती है, ठीक है, जिसमें से जो 12 मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। मतलब कि टोटल जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो 250 होते हैं, और उनमें से जो 12 मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है गाइस। अब है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया, द कंसेप्ट ऑफ अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था पीछे पहले की स्लाइड्स में कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, कि इसमें ये एक तरह की गाइडेंस देती है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है ना, कि आप लॉज को लेके आए हैं, नए रूल्स को इम्पोज करें, आप पॉलिसीज लेके आए हैं, ऐसी पॉलिसीज लेके आए जिससे कि आपके स्टेट के लोगों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो बढ़े, आप उनको वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, रिड्यूस करें, कम करें पॉवर्टी को, नई नई स्कीम्स लेके आए, रोजगार की योजनाएं बढ़ाएं, और जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि जो सोसाइटी में जो कमियां हैं उन्हें एलिमिनेट कीजिए, यानी कि जो ठीक है रूढ़वादी सोच है उसको चेंज करके एक अच्छी, एक पॉजिटिव सोच को डेवलप करने,
करना, ठीक है। नॉमिनेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, और ये मैंने आपको बताया था ना कि प्रेसिडेंट के द्वारा 12 मेंबर्स होते हैं जो राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ये जो प्रावधान था ये भी हमने कहां से लिया, आयरलैंड से लिया। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो कि इनडायरेक्टली होता है, ठीक है। बाकी डिटेल इलेक्शन के बाद नए वीडियो में मैं आपको करूंगी, ठीक है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो क्या होता है, आई हैव अ राइटिंग प्रॉब्लम, इनडायरेक्टली, ठीक है ना। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्टली होता है, ठीक है गाइस। और जो 12 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट किए जाएंगे कहां से, वो सॉरी, जो 12 मेंबर्स हैं राज्यसभा के वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे, और जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का भारत के वो इनडायरेक्टली होता है, ठीक है। बस फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और कोई क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट मी ऑन माय कमेंट बॉक्स एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय।